ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो फोर्स इधर मेरी तरफ लग रही है, मतलब इस वाले वायर की तरफ लग रही है। देखो वायर 1 पे फोर्स वायर 2 की तरफ लग रही है, तो मैं फोर्स को इधर मार्क करूंगा। चेक कर लो ध्यान से, इसको कंपेयर कर लो मेरे। वेलकम बच्चों, एंड टुडे वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 11 फ्रॉम आवर यूनिट magnetic effects of current and magnetism. And the topic that we are going to cover today is force between two parallel current carrying conductors. जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल रखे जाते हैं, तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब ये फोर्स जो ये एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, ये फोर्स किस तरह से एक्ट करती है, इस फोर्स के पीछे का रीजन क्या है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सब चीजें जानने और समझने के लिए हमारा आज का लेक्चर है। और इस लेक्चर को हमें बहुत ध्यान से समझना होगा अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में अभी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, एंड स्टार्ट करेंगे हम एक डायग्राम के साथ, क्योंकि डायग्राम हमारी विजुअलाइजेशन को बढ़ा देता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपने डायग्राम में दो ऐसे वायर्स जो पैरेलल हैं और जो अपने अंदर करंट लेकर जा रहे हैं। अब यहां पर दो कंडीशंस आ जाएंगी कि जो पैरेलल वायर्स हैं, ये दोनों वायर्स करंट लेकर जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, एंड नंबर 2 कंडीशन विल बी कि ये दोनों वायर्स पैरेलल तो हैं बट ये करंट लेकर जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक का करंट ऊपर, एक का करंट नीचे कर दोगे तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अभी हम कंसीडर करेंगे these two wires are carrying current in the same direction, और बाद में इस रिजल्ट को वहां पर भी देखेंगे कि जब वायर्स का करंट अपोजिट हो जाता है तो क्या डिफरेंस आएगा। So suppose we are having two wires and they are long wires। मान लो ये वाला वायर, इसको मैं बोलूंगा वायर या कंडक्टर 1। ओके, वायर या कंडक्टर 1 आप कह सकते हैं। और दूसरा भी एक और वायर है, वो भी लॉन्ग वायर है। एंड दिस इज प्लेस्ड पैरेलल टू इट, और इसको हम बोलेंगे कंडक्टर 2 या वायर 2। ओके, एंड द गैप बिटवीन देम इज d। ये इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सपोज वायर 1 इज कैरिंग करंट I1 in the upward direction and wire 2 is also carrying current in the upward direction, but the current in it is I2। दोनों के अंदर डिफरेंट करंट हमने ले लिया है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। अब इस फोर्स के पीछे का रीजन क्या हो सकता है, ये थोड़ा हमें समझना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको समझना। देखो, पहले मैं देखूंगा कि वायर 2 पर फोर्स क्यों लग सकती है। अगर आप अपने लास्ट टॉपिक को समझो थोड़ा ज्यादा, लास्ट टॉपिक में हमने सीखा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगती है अगर करंट कैरिंग कंडक्टर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए। सपोज आई एम हैविंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर, लेट दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स फील कर रहा है, इट मींस ये एक ऐसे रीजन में है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, एंड द फार्मूला फॉर दैट फोर्स इज ILB sin थीटा। याद है ना आपको लास्ट लेक्चर अपना, ठीक है। तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स ILB sin थीटा में B क्या है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इन व्हिच इट हैज बीन प्लेस्ड। जिस रीजन में ये रखा हुआ है, जिस रीजन में ये अभी है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड B है, I इसके अंदर का करंट है और L इसकी लेंथ है। तो इसके ऊपर लगेगी फोर्स ILB sin थीटा में, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो वहां से अगर आप रिलेट करो तो मैं कह सकता हूं कि वायर 2 पे अगर फोर्स लग रही है तो इट मींस वायर 2 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया है? वो मैग्नेटिक फील्ड
वायर 1 ने प्रोड्यूस किया है। एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन नंबर 1 याद करो। एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेशन नंबर 1 कि अगर एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके आसपास के पॉइंट्स, मान लो P पॉइंट R डिस्टेंस पर है, तो इस वायर की वजह से P पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा होगा जिसका मैग्नीट्यूड होता है μ0/4 by 2I/R. R is the distance of the point P and I is the current in this long wire. And if the medium is free space, then the magnitude of the magnetic field is going to be μ0/4 by 2I/R. एम्पियर सर्किटल लॉ का पहला एप्लीकेशन था ये, करंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग लॉन्ग कंडक्टर। याद आया आपको? वही चीज यहां पर अप्लाई कर दो ना। देखो वायर 1 वायर 2 की लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड तो लगाएगा एंड उसका मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या डायरेक्शन होगा? राइट हैंड थंब रूल यूज करो। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ द वायर 1 B1। ओके, इसका मैग्नीट्यूड होगा μ0/4 by 2I1/D, इज द डिस्टेंस। μ0/4 by 2I1/D, ये हो जाएगा ना इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नेटिक फील्ड है B1। ओके, अब आप इस वायर को भूल जाइए। अब देखो, नाउ वायर 2 इज इन a region where magnetic field B1 is active and this wire is carrying current. So a current carrying wire when placed in magnetic field experiences a force given by ILB sin theta. Now what is theta over here? देखो थीटा क्या होगा यहाँ पर? करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, थीटा इज 90, तो इसके ऊपर लग जाएगी फोर्स। और जब थीटा 90 होता है तो हम फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अपने हाथ की पहली 3 उंगलियां, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड द मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलरली अरेंज कर लो, और अगर आपके फर्स्ट फिंगर पॉइंट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फर्स्ट फिंगर पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एंड मिडिल फिंगर पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट का डायरेक्शन देखो I2 का डायरेक्शन अपवर्ड है, then thumb will give you the direction of the force acting on this current carrying conductor. Thumb will give you the direction of the force, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आ गया इधर, तो मैं यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी मार्क कर सकता हूं लाइक दिस। इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है इधर, द फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 वायर 2, इसको आप मान लो F2। ओके, तो देखो इस पे, इस वाले कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, एक प्रॉपर छोटा सा डेरिवेशन है उसकी हेल्प से, लेकिन आपको कंडीशन समझ में आए ना सारे? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपके लिए। देखो ध्यान से देखो वो क्या है। सबसे पहले इस वाले वायर 1 ने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा, और वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको मिल जाएगा एम्पियर सर्किटल लॉ के पहले एप्लीकेशन से, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वायर 2 आ गया, B1 मैग्नेटिक फील्ड में वायर 2 आ गया, तो इसके ऊपर लगेगी फोर्स, क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में आ जाता है तो उस पे लगती है फोर्स ILB sin थीटा, और यहां पर एंगल थीटा 90 डिग्री है, तो फोर्स का डायरेक्शन हमने फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लिया। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अपने इन तीनों को अरेंज कर लो 90 डिग्री पर, तो फर्स्ट फिंगर आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लग जाए, ये लग गया, देखो इनवर्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर आपका करंट के डायरेक्शन में आ जाए, ये आ गया, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो थंब इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लग गया है। ठीक, यहां तक समझ में आया चीजों को? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन को। तो डेरिवेशन के स्टार्टिंग में हम लोगों को लिखना होता है छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट अपना, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम, तो वो मैं आपको अभी बोल देता हूं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके उसको लिख सकते हैं अभी के अभी, मैं नहीं लिखूंगा अभी यहां पर, ठीक है? तो हम यहां पर लिख सकते हैं, कंसीडर 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स वायर 1 and wire 2 carrying currents
I1 and I2 respectively, and they are placed in free space parallel to each other such that the gap between them is D. The gap between them is D. उसके आगे आप बोर्ड पर देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड produced by wire 1. Magnetic field produced by wire 1 at the location of wire 2 is given as B1 is equals to mu naught upon 4 pi 2I1 upon T. ये वैल्यू आ गई mu naught upon 4 pi 2I1 upon D, है ना? इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर mu naught upon 4 pi 2I1 इसका करंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम इट D, that distance is T. And the direction of the magnetic field is perpendicularly inward. तो डायरेक्शन भी मैं यहाँ पर बता दूंगा, perpendicularly inward, या इसके लिए आप क्रॉस बना सकते हो. क्रॉस का मतलब होता है perpendicularly inward. So this is the magnitude of the magnetic field acting over here. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी यहाँ कह सकते हो. अब उसके बाद आप सिर्फ इस पे फोकस करो, वायर 2 पे. अब वायर 1 को भूल जाओ, वायर 1 का काम कंप्लीट हो गया, उसने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया अपना, ठीक है ना. अब वायर 2 को देखो कि वो मैग्नेटिक फील्ड में है, वो करंट कैरी कर रहा है, तो उस पे फोर्स लगेगी. नाउ द मैग्नेटिक फोर्स magnetic force experienced by wire 2 in magnetic field B1. वो B1 वाले मैग्नेटिक फील्ड में पूरे में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B1 लग रहा है ऐसे करके, है ना. देखो ये वायर 1 पूरा करंट लेकर चल रहा है, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B1 लग रहा होगा. सिर्फ यहाँ नहीं लगा, हर पॉइंट पर, यहाँ पर भी B1 है, यहाँ पर भी B1 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. तो इट इज इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 इनवर्ड. अब इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में ये I2 करंट लेकर जा रहा है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स F2. वायर 2 की फोर्स को मैंने F2 बोला है, एंड दैट विल बी इट्स करंट I2 इनटू इट्स लेंथ, मान लो इसकी लेंथ L2 है, इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इन व्हिच इट इज प्लेस्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इनटू sin थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या है? अपवर्ड, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड. तो ये एंगल 90 हो गया ना. देखो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. सो दिस एंगल इज 90 डिग्री. दिस एंगल इज 90 डिग्री. ओके, सो आई विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आपने अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अरेंज कर लिया है, देन if first finger is along the direction of the magnetic field, तो magnetic field के डायरेक्शन में आगे देखो first finger, and middle finger is along the direction of the current, then thumb will give you the direction of force. तो देखो thumb का डायरेक्शन इधर आ रहा है, मेरी तरफ, मेरे फेस की तरफ आ रहा है, तो फोर्स इधर लग रही है, इस वाले वायर पे फोर्स इधर लग रही है. so this is the direction of the force. तो इस फोर्स का मैं डायरेक्शन भी लिख सकता हूँ towards wire 1. ये बता दूं इस वाले डायरेक्शन, ठीक है ना, टुवर्ड्स वायर 1, टुवर्ड्स वायर 1. मतलब हम कह सकते हैं कि वायर 1 ने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है. इट हैज बीन अट्रैक्टेड बाय वायर 1, है ना. इट हैज बीन अट्रैक्टेड बाय वायर 1. ये मतलब है यहां पर इसका. अब आप B1 की जगह B1 की वैल्यू उठाओ इक्वेशन 1 से और लिख दो, और आपको मिल जाएगा कि कितना फोर्स लग रहा है, एंड डेरिवेशन इज गोइंग टू कंप्लीट. सब्स्टिट्यूटिंग
value of B1 from equation 1 we get क्या मिला हमें, देखो F2 is equals to I2 L2 into B1 की वैल्यू बोलो, B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 बाय 2I1 अपॉन D और साइन 90 होता है 1, उसको कर दिया 1। मैं इस फॉर्मूले को अरेंज करके लिख सकता हूं लाइक दिस, F2 is equals to म्यू नॉट अपॉन 4 बाय ये आ गया 2I1 I2 अपॉन D into length of the wire, into length of the wire। तो अभी इतने को अलग देखो, into length of the wire, this is the force acting on wire 2, this is the force acting on wire 2 F2 and the force depends on its length। ध्यान से देखो, ये फोर्स इसकी लेंथ पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। यहां पर मैं एक और चीज फाइंड आउट कर सकता हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन दिस वायर, ऑन दिस वायर मतलब ऑन वायर 2 इज, मान लो फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लिखेंगे स्मॉल f से, F2 इज इक्वल्स टू, वो क्या होगा F2 अपॉन L2 कर दो ना उसको, F2 upon L2 मतलब force divided by its length will be the force per unit length। तो जब F upon L2 करोगे, L2 से इसको डिवाइड करोगे तो L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, या मान लो L2 इधर आ गया, F2 upon L2 तो क्या बचा, that is mu naught upon 4 by 2I1 I2 upon B, और ये था यहाँ पर L2 से L2 डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा हमारे पास। Force per unit length comes out to be mu naught upon 4 by 2I1 I2 upon B। ये भी इंपॉर्टेंट है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन वायर 2 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है, याद ये भी कर लीजिएगा, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बताई जाएगी। सो दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड दिस इज द फोर्स, फोर्स हो या फोर्स पर यूनिट लेंथ तो डायरेक्शन तो यही रहेगा, ठीक है। तो अभी हमने यहां पर इस डेरिवेशन का एक पार्ट कर लिया है, आप चाहो तो यहां पर मेंशन कर सकते हो फर्स्ट केस। क्या है फर्स्ट केस? फर्स्ट केस है फोर्स ऑन वायर 2, फर्स्ट केस इज फोर्स ऑन वायर 2, फोर्स ऑन वायर 2, ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया है, फोर्स ऑन वायर 2। अभी आपको क्या करना है, यहां पर वीडियो को पॉज करेंगे और यहां तक जो चीजें मैंने आपको समझाई और बताई हैं इनको पहले आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट्स यहां तक कंप्लीट करेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट ऑफ द डेरिवेशन पर जाएंगे जहां पर हम देखेंगे कि जिस तरीके से वायर 2 पर फोर्स लगी है बिल्कुल वैसे ही क्या वायर 1 पे भी फोर्स लगेगी। चलिए देखेंगे आगे, पहले यहां तक के नोट्स कंप्लीट कीजिए। आई होप आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया है। तो अभी जो मेरे पास रिजल्ट इक्वेशन नंबर 2 दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ है उसको मैं यहां कॉपी कर लेता हूं। F2 फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर पर यूनिट लेंथ वो आया है म्यू नॉट अपॉन 4 बाय 2I1 I2 अपॉन D। ये मैंने रिजल्ट को कॉपी कर लिया है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पर आया है मुझे। चलिए बढ़िया, अब हम चेक करेंगे कि वायर 1 भी तो वायर 2 के मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से देखोगे अगर तो जिस तरीके से वायर 1 करंट कैरिंग वायर है और उसने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया B1 एट द लोकेशन ऑफ वायर 2, ठीक उसी तरीके से वायर 2 भी तो करंट कैरिंग
वायर है, तो क्या वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा एट द लोकेशन ऑफ द वायर 1? यस करेगा, बिल्कुल करेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? चलिए पहले डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या था? राइट हैंड थंब रूल, कि अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से इमेजिन करोगे कि मैंने सीधे हाथ से पकड़ा है विद द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो डायरेक्शन ऑफ द कर्लिंग फिंगर थ्रू द पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो डायरेक्शन ऑफ द कर्लिंग फिंगर थ्रू दैट पॉइंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आ जाओ इधर देखो, सपोज ये करंट कैरिंग वायर है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट हो गया। नाउ फिंगर्स को वायर 1 की पोजीशन से देखो कैसे कर्ल करके आ रही है, वायर 1 की पोजीशन से। तो वायर 1 की पोजीशन से देखो थंब ऊपर ही रहेगा, वायर 1 की पोजीशन से ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रही है, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रही है फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर या फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो इट मींस वायर 2 की वजह से वायर 1 वाली लोकेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है एंड उसको हम मार्क करते हैं एक डॉट के साथ, सर्कल में शो कर दिया है डॉट को, और ये है मैग्नेटिक फील्ड B2 परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ऐसा लग रहा है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ओके, अब वायर 2 का काम हो गया खत्म, इसको अपने माइंड से निकाल दो, पिक्चर से हटा दो बिल्कुल वायर 2 को। वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड आना था, आ गया, वायर 2 को पिक्चर से हटा दो। अब सिर्फ और सिर्फ वायर 1 के बारे में सोचना है। वायर 1 को सोचो थोड़ा कि वायर 1 मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है, वायर 1 करंट कैरी कर रहा है, तो वायर 1 पे लगेगी फोर्स ILB sin थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो अपवर्ड है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड है। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जब एंगल 90 हो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ फर्स्ट फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लो फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आ गई, एंड मिडिल फिंगर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये लो मिडिल फिंगर, करंट का डायरेक्शन इधर ही है ना, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में आ गई और फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन थंब देगा, तो थंब किधर है? इधर। थंब किधर है? इधर की तरफ है। आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप ऐसे बैठ के लेक्चर देख रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग थंब किधर है? राइट हैंड साइड पे, आपके राइट हैंड साइड पे। तो फोर्स इधर की तरफ लग रही है इस वायर पे, तो क्या मैं इस फोर्स को ऐसे मार्क कर सकता हूं, लाइक दिस, एंड दिस इज द फोर्स ऑन वायर 1, तो मैं इसको बोलूंगा F1, ये फोर्स लग रही है इधर। तो इट मींस वायर 2 ने वायर 1 को अट्रैक्ट कर लिया, जैसे वायर 2 ने इस वायर 1 को अट्रैक्ट किया था, ये लिखा है यहां पर देखो, वैसे ही वायर 2 ने वायर 1 को अट्रैक्ट कर लिया है। ओके, तो अब मुझे ये F1 के लिए डेरिवेशन करना है। क्या डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा? क्या आप इस डेरिवेशन वाले पार्ट को खुद कर सकते हो इस बार? चलिए फिर भी मैं आपको गाइड कर देता हूं, आपका मन है तो आप यहां पर वीडियो को पॉज करके ये वाला डेरिवेशन खुद से कर लें और चेक कर सकते हैं फिर आपने सही करा है कि गलत। पॉज करो, खुद ट्राई करो। चलिए आप लोगों ने ट्राई किया, चलो अब मैं आपको बताता हूं। दिस इज गोइंग टू बी द केस 2, और जो भी करेक्शन होंगे मैं यहीं कर दूंगा, मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां केस 2 है ना, केस 2 क्या है? फोर्स ऑन वायर 1। सारा करेक्शन मैं रेड कलर से कर रहा हूं जिससे कि आपको पता चल जाए कि कहां-कहां पर चेंजेस आए हैं। तो नाउ आई एम चेकिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर 2 at the location of wire 1 and that magnetic field is B2। तो उस मैग्नेटिक फील्ड B2 को हम बताएंगे μ0/4 2I2, करंट इज I2 अपॉन डिस्टेंस इज D, and this magnetic field is perpendicularly outward, perpendicularly outward आया है तो perpendicularly outward magnetic field है, तो इसका डायरेक्शन मार्क कर दिया ऐसे करके outward, and this is going to be equation number 3, ये equation number 3 है। Now this wire 1 is in the region of magnetic field B2, now the magnetic force experienced by wire 1, अब wire 1 को जो फोर्स लग रही है वो कितनी है? वो है because of the magnetic field B2
and that is going to be F1 is equals to I1, उसकी लेंथ L1, लेकिन वो है मैग्नेटिक फील्ड B2 में sin 90 ही रहेगा, and this force is towards wire 2. ध्यान से देखो, this force is towards wire 2, डायग्राम को देख लो. So I can say that this wire has been attracted by wire 2. इसको wire 2 ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है. तो आप यहाँ पर कह सकते हो, अब ध्यान से सुनो, कि अगर दो करंट कैरिंग लॉन्ग वायर्स हैं and they are carrying current in the same direction, then these two wires attract each other. ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now substituting the value of B2, substituting the value of B2 from equation 3, we get F1 is equals to I1 L1 और B2 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 बाय 2I2 अपॉन D इंटू 1. साइन 90 हो गया 1. ठीक है, चेक करो इसको मैं क्या लिख सकता हूं. F1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाय 2I1 I2 अपॉन D इंटू L1 इंटू L1. So the force F1 is proportional to length of the wire. F2 L2 के प्रोपोर्शनल था, F1 L1 के प्रोपोर्शनल है. अगर दोनों वायर की लेंथ भी बराबर हो जाए तो ये दोनों वायर फिर आइडेंटिकल हो जाएंगे, और ये दोनों आइडेंटिकल वायर एक दूसरे पे एक जैसी फोर्स लगाएंगे, आइडेंटिकल फोर्स लगाएंगे, कह सकते हो सेम फोर्स लगाएंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे. सो इफ वी हैव टू लॉन्ग वायर्स ऑफ द सेम लेंथ, then they exert equal and opposite force on each other. Then they exert equal and opposite force on each other. लेकिन अगर लेंथ अलग-अलग है, मान लो लेंथ अलग-अलग है, तो आप एक कॉन्सेप्ट क्या लाते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला. कि फोर्स को अगर उसी की लेंथ से डिवाइड कर दो, F1 अपॉन L1, तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा. इस बार देखो यहाँ पर L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो पूरा एक्सप्रेशन ऐसे ही है. F1 अपॉन L1 ये हो जाएगी स्मॉल f1, दैट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन वायर 1. एक्टिंग ऑन वायर 1 इज f1 is equals to f1 upon l1. f1 upon l1 करेंगे, l1 से l1 कैंसिल हो जाएगा, तो mu naught upon 4 by 2i1 i2 upon d. f1 का फॉर्मूला भी वही आया है जो f2 का था. दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन वायर 1. And this is going to be equation number 4. तो मैं equation number 4 का रिजल्ट भी यहां लिख देता हूं, and that result is F1 is equals to mu naught upon 4 by 2I1 I2 upon D. That is equation number 4. This is equation number 4. चेक करो equation number 2. फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन वायर 2 जो था वही इक्वेशन नंबर 4 से आया है आंसर, दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि दो वायर्स अगर सेम लेंथ के हो जाए, देन दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, और अगर जैसा कि इस डायग्राम में है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट पैरेलल है, तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. When these wires attract each other. Okay? अभी यहाँ तक आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ तक के नोट्स को कॉपी कीजिए ढंग से, और यहाँ तक कॉपी करने के बाद 2-3 पॉइंट्स और हैं जो हमें अच्छे से समझने हैं, उनको चेक करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू क्लोज अप विद दिस लेक्चर. तो आई होप आपने यहाँ तक सब कुछ कॉपी कर लिया है, और सेकंड केस में जो डिफरेंसेस थे, जो चेंजेस थे, वो देखो एक बार ध्यान से. मैंने सारे रेड से मार्क किए. आप कह सकते हो कि पूरे डेरिवेशन में सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 कर दिया, बस 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 कर दोगे तो सेकंड पार्ट रेडी हो जाता है. एंड फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट और सेकंड पार्ट का रिजल्ट सेम आया है. फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों वायर्स पे बराबर लगती है, और उस फोर्स पर यूनिट लेंथ का आंसर है mu naught upon 4 by 2I1 I2 upon D. I1 is the current in first wire, I2 is the current in second wire, D is the gap between the two wires, perpendicular distance between the two wires, है ना. And mu naught upon 4 by mu naught is permeability of the
फ्री स्पेस, क्योंकि हमने वायर्स को फ्री स्पेस में रखा है, तो मिल्ड अपॉन 4 पाई यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। तो अभी तक अगर किसी बालक को, किसी बच्चे को डायग्राम को समझने में दिक्कत आ रही थी, तो वो बची हुई दिक्कत भी मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं ऑन दिस 3 डायमेंशनल सेटअप। ठीक है ना। चलिए, जो डायग्राम आपने अभी पेपर पे देखा है, उस डायग्राम को हम अपने एक्चुअल 3 डायमेंशंस में देखेंगे कि वो है क्या चीज सारी। देखो, मेरे पास 2 वायर्स हैं and these 2 wires will be the 2 parallel wires, 2 long wires, एक वायर 1, दूसरा वायर 2। चलिए इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सपोज ये मेरा वायर 1 है ना, दिस इज वायर 1। Now these are 2 parallel current carrying wires carrying current in the same direction। दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन। एंड द गैप बिटवीन देम इज डी। यहां से यहां तक का गैप डी है। द गैप बिटवीन देम इज डी। द गैप बिटवीन देम इज डी। अब आप इस डायग्राम को उस डायग्राम से कंपेयर करते जाओ। द करंट इज I1 in it, I2 in it, so this is going to be my वायर 1 और ये वाला वायर हो जाएगा वायर 2। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, वायर 1 में क्योंकि करंट I1 जा रहा है, तो उसने इस लोकेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा, दैट इज B1, और वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। देखो ध्यान से, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और मेरी फिंगर्स अगर इस पॉइंट से क्रॉस करेंगी तो इनवर्ट करेंगे ना। दिस इज राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और फिंगर्स इस पॉइंट से क्रॉस कराओ तो अंदर जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1, जिसको हमने बोर्ड पे क्रॉस से मार्क किया है। क्रॉस से मार्क करा है ना बोर्ड पर, तो B1 का मैग्नेटिक फील्ड आ गया B1। ठीक है। अब B1 फील्ड में I2 करंट लेकर ये वायर जा रहा है, तो इस पे लगेगी फोर्स। नाउ दिस वायर इज, इसको भूल जाओ, दिस वायर इज करंट कैरिंग वायर इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर लगेगी फोर्स। और ये जो फोर्स लगेगी, ये फोर्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाली जा सकती है। क्यों? क्योंकि एंगल है 90 डिग्री। देखो ये ध्यान से, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आई कैन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आपने अपने हैंड की थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर टू ईच अदर अरेंज कर लिया है, तो फर्स्ट फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गई, एंड मिडिल फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये हो गया। देखो है ना, इस हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे हाथ में, हम यूज नहीं करते, तो इसको बेटा यूज तो करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर कर दो, करंट के डायरेक्शन में करंट वाली फिंगर कर दो। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। थंब देखो इधर गया, इस वाले वायर की तरफ गया, तो इस वायर 2 पर जो फोर्स लग रही है वो वायर 1 की तरफ लग रही है, तो मैं इस फोर्स को ऐसे मार्क कर सकता हूं, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 1, ऑन वायर 2, सॉरी, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2, और इसको हम लिखेंगे F2। ये लग रही है फोर्स F2। ठीक है। तो आई होप आपको दिख रहा है ये सब चीजें, देखो ध्यान से। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वायर 2 का डायग्राम कंप्लीट। अब यही सब चीजें वायर 1 पे भी तो लग रही हैं। आप सोचो, जिस तरीके से वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पर था, उसी तरीके से वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पर भी तो है, जिस लोकेशन पर वायर 1 है। तो वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल से करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मैं सीधे हाथ की उंगलियों को कर्ल करूंगा इस पॉइंट से, तो देखो इस पॉइंट से उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वायर 1 वाली लोकेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड वायर 2 का है वो बाहर वाले डायरेक्शन में है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, B2। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B2, मैंने यहां लिख दिया B2। ये वायर 1 है, ओके, यहां से मैंने इसको हटा दिया। दिस इज वायर 1,
ये वाला वायर 1 है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड B2 आ गया। अब उसको भूल जाओ, उसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, हमें मिल गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड B2 में करंट कैरिंग वायर I1 करंट लेकर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इस पे लगेगी फोर्स। अगेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, है ना, ये एंगल 90 डिग्री है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है। तो नाउ आई कैन अगेन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल फिर से यूज कर सकता हूं यहां पर, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर मेरा लेफ्ट हैंड ये है तो तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलरली अरेंज करो। फर्स्ट फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गई, एंड मिडिल फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आ गई। मैग्नेटिक फील्ड आ गया, डायरेक्शन ऑफ करंट करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी आ जाएगा। मैं इधर आ जाता हूं थोड़ा लाइक दिस। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, फर्स्ट फिंगर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट अपवर्ड है, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है ना। अरेंज हो जाएगा कैसे ना कैसे करके, आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो फोर्स इधर इधर मेरी तरफ लग रही है, मतलब इस वाले वायर की तरफ लग रही है। देखो वायर 1 पे फोर्स वायर 2 की तरफ लग रही है, तो मैं फोर्स को इधर मार्क करूंगा। चेक कर लो ध्यान से, इसको कंपेयर कर लो, मेरे हाथ को इस सिचुएशन से कंपेयर कर लो, देखो, है ना। ऐसे ही आपको भी अरेंज करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाला फोर्स का डायरेक्शन F1 ये आ गया, फोर्स का डायरेक्शन F1, ठीक है। तो अब देखो यहां पर सिचुएशन क्या हुई है कि वायर 1 ने अपने मैग्नेटिक फील्ड से वायर 2 पे फोर्स लगाई और उसको अट्रैक्ट किया, और वैसे ही वायर 2 ने अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर 1 पे फोर्स लगाई और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। F1 और F2 के फॉर्मूले जो थे वो अपनी अपनी लेंथ पर डिपेंड करते हैं। F1 और F2 के फॉर्मूले अपनी अपनी लेंथ पर डिपेंड करते हैं। तो अगर इन दोनों वायर्स की लेंथ इक्वल हो जाए तो इन दोनों पे लगने वाली फोर्स भी इक्वल हो जाएगी। इट मींस इफ दीज आर टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, if these two wires are current carrying wires carrying current in the same direction and having equal length, then they will exert equal and opposite force on each other। फिर ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, और इनकी फोर्स पर यूनिट लेंथ तो इक्वल एंड अपोजिट होती ही है, क्योंकि जब आप इन दोनों की फोर्सेस को इन दोनों की लेंथ से डिवाइड करते हो तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है V0/4/2I1I2/d। चाहे वो वायर 1 के लिए हो या वायर 2 के लिए हो, ये एक्सप्रेशन तो सेम रहता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, चाहे इनकी लेंथ इक्वल हो या ना हो, वो तो सेम रहती है, लेकिन फोर्स सेम हो जाएगी अगर इन दोनों की लेंथ भी सेम है। तो ये अभी मेरे पास इस डायग्राम का 3 डायमेंशनल सेटअप है, आप ध्यान से देख लो। आई होप आपको चीजें अब क्लियर हुई है कि किस तरीके से सब चीजें यहाँ पर, सब चीजों का डायरेक्शन काम कर रहा है। करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, तीन क्वांटिटीज है जिनका डायरेक्शन है। करंट का भी डायरेक्शन है, हालांकि वो स्केलर क्वांटिटी होती है, बट करंट का भी यहाँ डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आई होप आपको क्लियर हुई हैं इस डायग्राम की हेल्प से। अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटाते हैं, और नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसी टॉपिक से निकल कर आती है, इसी फॉर्मूले से निकल कर आती है। वो डेफिनेशन जो आपने क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशंस में की थी एम्पियर की, वो डेफिनेशन तब शायद आपने सिर्फ याद कर ली थी, समझ नहीं आई थी। समझ में आज आएगी, ओके, वो आपको समझ में आज आएगी। चलिए देखते हैं इसको हटाकर यहां से। तो अभी हमें एक चीज समझ में आ गई है कि अगर ये दोनों वायर्स, यहां पर मैं 2 केसेस कर सकता हूं। केस ए, इफ करंट इज इन सेम डायरेक्शन, बोल सकते हैं कि करंट पैरेलल है ना, पैरेलल करंट बोल सकते हैं। ये वायर I1 करंट लेकर जा रहा है, ये वायर है I2 करंट लेकर जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसने इसके ऊपर फोर्स लगवा दी F2, इसने इसके ऊपर फोर्स लगवा दी F1, ठीक है। अट्रैक्ट करेंगे तो शायद इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, इसने इसको अट्रैक्ट किया तो ये थोड़ा इधर आ रहा है, इसने इसको अट्रैक्ट किया तो ये थोड़ा इधर जा रहा है ना, ये फोर्सेस लग रही है।
F1 F2 ऐसे हो जाएंगे. So if the current is in the same direction, the wires attract each other. They attract each other. और इस चीज को आप इस डायग्राम से याद कर सकते हो. ऐसा डायग्राम बनाओ तो याद हो जाएगा. डायग्राम शो कर रहा है कि हाँ ये अट्रैक्ट कर रहा है. लेकिन अगर ये वायर्स हैं तो पैरेलल बट डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है. इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, आप कह सकते हो कि करंट जो है वो एंटी पैरेलल है. एंटी पैरेलल करंट, तो क्या चेंज आएगा? चलो मैं यही चेंज करने की कोशिश करता हूं. मान लो इस वाले का करंट डाउनवर्ड कर दो, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा. देखो करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है. ये मैंने आपको पहले भी बताया. चेक करो. हम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इनवर्ड हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया. तो इस पे लगने वाली फोर्स, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पलटा तो फोर्स का डायरेक्शन भी पलटेगा. चेक कर लो. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के इस पे लगने वाली फोर्स इधर लगेगी. आप चेक कर लो. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मेरे साथ लगा लो. फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. मैं कुछ नहीं कह रहा. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोल रहा है जो भी बोल रहा है ना. तो इसके अकॉर्डिंग देखो आ गई ना फोर्स आउटवर्ड बाहर की तरफ. इस पे भी चेक करो. इस पे भी थोड़ा चेंज हुआ है. इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ लेकिन इसका डायरेक्शन ऑफ करंट तो चेंज हुआ है. हाँ, इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही रहा. हम इन द अपर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड. लेकिन इस पे करंट तो नीचे की तरफ हो गया. फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगा कर देखो. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फिर लगा लो. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे बेटा ये हाथ घुमाना पड़ेगा, है ना. मैं बार-बार बोल रहा हूं, ये यहां पर आपको कलाई में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और हमारे इस जॉइंट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ये काम कर सकते हो. कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा बहुत पेपर घुमाने की जरूरत पड़े तो वो भी घुमा लो. फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर ऊपर जा रही है मेरी. ये तो गलत है. करंट जो है नीचे. अब क्या करूं? इसको ऐसे करो. ठीक है. करंट की डायरेक्शन में आ गई मिडिल फिंगर. ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट डाउनवर्ड है. then the thumb will give you the direction of the force acting on this wire. तो फोर्स इनवर्ड नहीं है. देखो थंब बाहर आ गया तो फोर्स हो गई आउटवर्ड. फोर्स हो गई आउटवर्ड F1. तो इट मींस अब ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. तो अगर करंट होता है एंटी पैरेलल then the wires repel each other. ये रिजल्ट भी हमें मिल गया. तो अगर दो वायर्स हैं जो करंट कैरी कर रहे हैं एंटी पैरेलल, वायर्स तो देखो पैरेलल है लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर ये दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोर्स करेंगे. इस पे फोर्स लगेगी F1 बाहर की तरफ, इस पे फोर्स लगेगी F2 बाहर की तरफ. इट मींस द वायर्स रिपेल ईच अदर. द वायर्स रिपेल ईच अदर. और अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो शायद ऐसे हो जाएंगे. ऐसे, है ना. इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया. तो ये डायग्राम आप यूज कर सकते हो याद रखने के लिए कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट देखो अपोजिट है तो वायर रिपेल करते हैं. डायरेक्शन ऑफ करंट देखो अगर सेम है तो वायर अट्रैक्ट करते हैं. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे. ये रिपेल करें या अट्रैक्ट करें, फोर्स एक्टिंग पॉइंट लेंथ नहीं बदलेगी. आप चाहो तो इस डायग्राम के लिए भी डेरिवेशन खुद से ट्राई कर सकते हो. आंसर मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बदलता है. ओके. एक चीज और है, क्या हम इस फॉर्मूले से फोर्स निकाल सकते हैं? ये तो फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ का है. हाँ बच्चों बिल्कुल निकाल सकते हो. अगर मुझे इस वायर की लेंथ मिल जाए, मान लो इसकी लेंथ है L2, तो मुझे कुछ नहीं करना. फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी लेंथ. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, इस पे लगने वाली टोटल फोर्स मिल जाएगी. वो भी कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. तो आपको फोर्स भी मिल जाएगी. यहां से लास्ट जाते जाते डेफिनेशन ऑफ एम्पियर करते हैं. अभी यहां से आपको कुछ कॉपी करना तो है. ये चीज कॉपी कीजिए एंड देन वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. और उसके बाद आज करते हैं अपने लेक्चर को फिनिश.
आई होप आपने फिनिश कर लिया ये सब। तो लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज definition of ampere, that is the SI unit of current. Definition of ampere, that is the SI unit of current. इसको हम डिफाइन करेंगे विद दिस फॉर्मूला ओनली। अब देखो दोनों फोर्सेस इक्वली तो हैं, F1 बोलो या F2 बोलो, फोर्सेस पर यूनिट लेंथ इक्वल है, तो आप इसको सिर्फ स्मॉल f से ही याद कर लो ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन d। तो इस फॉर्मूले को आप सिर्फ स्मॉल f से याद कर सकते हो, क्योंकि दोनों वायर्स के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम है। तो दोनों वायर्स के लिए अगर कोई चीज सेम है तो उसके लिए F1 F2 सिंबल्स को अलग अलग करना कोई ज्यादा जरूरी नहीं बचता। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे SI यूनिट ऑफ करंट, दैट इज एम्पियर को डिफाइन करने के लिए, और ये वही डेफिनेशन है जो आपने क्लास 11th में की थी। आपको याद है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस के स्टार्टिंग में ही आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज सीखी थी और उनकी SI यूनिट्स को डिफाइन किया था। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट भी होती है। क्या थी वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? अगर किसी को याद है तो वो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करके दे। मैं देखता हूं कि 11th क्लास से आपको कितना याद है ना। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करें। उनमें से इलेक्ट्रिक करंट इज वन ऑफ देम। अब इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। इसको डिफाइन करेंगे कैसे? देखो ध्यान से, इसको डिफाइन करने के लिए हम जो दोनों वायर्स हैं, इन दोनों वायर्स का गैप कर देंगे 1 मीटर। गैप कर दिया 1 मीटर। दोनों वायर्स को रखेंगे फ्री स्पेस में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मतलब फ्री स्पेस। दोनों वायर्स को रखा है फ्री स्पेस में, और दोनों वायर्स में अगर करंट, यूनिट करंट फ्लो कर रहा है, I1 भी 1 यूनिट है और I2 भी 1 यूनिट है। अब ये जो यूनिट है यही तो डिफाइन करनी है, किसी को तो डिफाइन करना है, दोनों को 1 कर दिया। तो ऐसा करने पर इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू 1 अपॉन 1, d भी तो 1 मीटर है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 SI यूनिट्स में। d को आपने 1 मीटर कर दिया SI यूनिट्स में, तो ये जो 1 यूनिट है ये भी SI यूनिट में आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ ना, तो F आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो उसकी एसआई होगी न्यूटन पर मीटर। अब इन सब चीजों को, किन किन चीजों को देखो, इन सब चीजों को, इसको, इसको और इसको यूज करेंगे तो ये डिफाइन हो जाएंगे। देखो कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, आप वीडियो पॉज करके उसको लिख सकते हैं। इफ 2 थिन लॉन्ग वायर्स कैरिंग इक्वल करंट are placed parallel to each other at a distance of 1 meter in free space। देखो जो मैं बोलता जा रहा हूं उस पर ध्यान दो। If 2 thin parallel wires carrying equal current, तो ये हो गया, are placed in free space, ये हो गया, at a distance of 1 meter from each other, ये हो गया, such that they exert equal and opposite force of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter on each other, such that they exert equal and opposite force। देखो opposite है और equal है, equal and opposite force per unit length of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter on each other, then the current which they carry is said to be, then the current which they carry is said to be 1 ampere। फिर इस करंट को जो इनके अंदर जा रहा है हम 1 एम्पियर बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है।
सिंपल से वर्ड्स में भी सुन लो, ये वर्ड्स वो थे जो एग्जैक्ट डेफिनेशन में रहते हैं। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास दो पतले से वायर्स हैं, पैरेलल रखे हैं एक दूसरे से, फ्री स्पेस में रखे हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर रखे हैं एक दूसरे से, सच दैट ये दोनों वायर्स सेम करंट कैरी करते हैं, और ऐसा करने पर ये दोनों वायर एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पर लेंथ लगाते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है। तो फिर इन सारी कंडीशंस में जो करंट इनके अंदर फ्लो कर रहा है वो करंट 1 एम्पियर कहलाता है, चाहे वो करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करे या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, दैट डजंट मैटर, क्योंकि हमने बोला है दे एक्सर्ट अ फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल एंड अपोजिट ऑन ईच अदर। हमने ना तो फोर्स को अट्रैक्टिव बोला ना रिपल्सिव बोला, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन भी कंप्लीट हुई और हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था बेटा, इस लेक्चर को भी आप छोड़ने की गलती ना करें। आज के लेक्चर से हमने सीखा कि अगर दो वायर्स एक दूसरे के आसपास रखे हैं और वो करंट कैरी कर रहे हैं तो वो दोनों वायर्स एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, ओके। उसका फॉर्मूला भी मिल गया, उसका फॉर्मूला पर यूनिट लेंथ भी मिल गया, और यहाँ से हम किस तरीके से डेफिनेशन ऑफ एम्पियर को कर सकते हैं वो भी हम समझ चुके हैं। अब जाते जाते आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों, अगर आप यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स को सीखने के लिए आते हो और यहाँ से आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो फिर आप अपना प्यार दिखाइए और इन वीडियोस को लाइक भी कीजिए। बच्चों, आपके इस प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, सो दैट मुझे मोटिवेशन आए और मैं एनकरेजमेंट फील करूँ और इससे बेहतर वीडियोस बनाने के लिए, जिससे फाइनली हम सबका भला ही होना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि क्लास 12th का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आप क्लास 12th का पूरा सिलेबस कर सकते हो फिजिक्स का। और उसके लिए हमने लास्ट डेडलाइन जो मार्क की है दैट इज 31 दिसंबर। आपको पता ही है हमने ये सब चीजें 15 अगस्त से स्टार्ट की थी, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश पूरी है कि 31 दिसंबर से सिलेबस पहले हम कंप्लीट भी कर लेंगे। उसके बाद जो टाइम बचेगा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वहां पर आपको वो रिवीजन दिया जाए जिससे कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में, जो बच्चे इस बार 2025 में फिजिक्स का बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, उनकी भरपूर तैयारियां करा दी जाएं, सो दैट आप जो टॉप मार्क्स चाहते हैं वो आपके आए, 90+, 95+ मार्क्स जो आप चाहते हैं, इवन कंप्लीट फुल मार्क्स आप चाहते हैं, वो भी हम स्कोर कर सकते हैं। तो अभी हम आज यहाँ से इस लेक्चर के साथ साथ करते हैं बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।